नर्म अल्फाज, भली बातें, मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते हैं। जावेद साहब ने इंसानों के बनावटी फर्स्ट इंप्रेशन पर जब ये शेर कहा होगा तो कभी नहीं सोचा होगा कि मीटर में एक्सप्रेसवे भी आ सकता है, क्योंकि वो भी बह जाता है। करोड़ों करोड़ का एक्सप्रेसवे, जुमे जुमे 4 दिन पहले इनॉग्रेट हुआ एक्सप्रेसवे बह जा रहा है, और एक नहीं तीन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पंखों से कानपुर लखनऊ की सड़क सूखती है। बस कुछ किलोमीटर आगे गंगा एक्सप्रेसवे पर 10 मीटर का पैच मिलता है 10 किलोमीटर के उसमें, और उससे भी पहले देहरादून की तरफ जाने वाले एक्सप्रेसवे पर दरारें और फ्लाईओवर के लिंटर से टपकता पानी। ये 3 अलग अलग खबरें नहीं है, इसको ऐसे मत रीड करिएगा, ये एक ही कहानी है, 3 बार रिपीट हुई है। इनॉग्रेशन, तालियां, नेताओं का काफिला, और फिर मॉनसून की पहली बारिश। टैक्स पेयर का पैसा बह गया। सवाल यह नहीं है कि सड़क क्यों टूटी, सवाल यह है क्या ये कोई हादसा है, पैटर्न है, या कोई जानबूझकर गलती कर रहा है। शुरू कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से करते हैं। 63 किलोमीटर का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, पूरा स्ट्रक्चर जमीन से ऊपर उठा हुआ, 4200 करोड़ रुपए की लागत, बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक। मकसद था कि लखनऊ से कानपुर का जो 3 घंटे का सफर है उसे सिर्फ 40-45 मिनट तक कर दिया जाए। 13 जुलाई को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। दावा था कि इसकी क्वालिटी जर्मनी की सड़कों जैसी है। अब टाइमलाइन देखिए। इनॉग्रेशन के सिर्फ 13 दिन बाद 26 जुलाई को उन्नाव के कोरारी इलाके में मेन सड़क का एक हिस्सा धंस गया। 17 डेज लेटर मरम्मत करनी पड़ी। 6 अगस्त तक हालत ये थी कि सड़क सुखाने के लिए पंखे लगाने पड़े, जिसके फोटोज वीडियोस वायरल हुए थे। और 17 अगस्त को 2 और जगह, सरावा नहर पुल के पास और बाबा खेड़ा अंडरपास के पास, सड़क फिर धंस गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जवाब क्या है? एनएचएआई कहता है कि ये कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड यानी डीएलपी का हिस्सा है। ये एक 15 साल का विंडो होता है जिसमें मरम्मत की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। मतलब समझिए, जिसे हम सड़क टूटना या धंसना कह रहे हैं, कागज पर उसका नाम रूटीन मेंटेनेंस है। जर्मनी वाली सड़क इनॉग्रेशन के 13वें दिन में ही रूटीन मेंटेनेंस मांग रही है। 13वें दिन में पहली बार, 17वें दिन में दूसरी बार, और फिर 1 महीने बाद तीसरी चौथी बार। रूटीन ही रूटीन, जैसे नहीं होता पंखे ही पंखे, ऐसी ही ऐसी। इस पर आएंगे, पर पहले सारी केस स्टडीज। अब आ जाते हैं गंगा एक्सप्रेसवे पर। यूपी गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। फाउंडेशन स्टोन लेइंग मतलब शिलान्यास हुआ दिसंबर 2021 में, कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2022 में शुरू। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर्स, लागत 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। करीब 80% कंस्ट्रक्शन अडानी ग्रुप ने किया। 1594 दिन में बनकर तैयार हुआ, 4 साल के आसपास। और 29 अप्रैल 2026 को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। 2 महीने बाद 5 जुलाई को उन्नाव में लिंक रोड धसी। 21-22 जुलाई को हरदोई में 60 मीटर का हिस्सा बैठ गया, और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इसे भी रूटीन वर्क बता रही। 17 अगस्त को अमरोहा में 2 अलग अलग जगहों का नुकसान हुआ, और 17 अगस्त को उन्नाव में ही किलोमीटर नंबर 421 पर 10 मीटर गहरा गड्ढा, जिसकी हमने बात शुरू में की। उद्घाटन के ठीक 3 महीने बाद, फिर से सुनिए, 3 महीने, 36,000 करोड़ की सड़क के लिए 3 महीने की उम्र तो बहुत छोटी है। 12,000 करोड़ की लागत, 14 अप्रैल 2026 को इनॉग्रेशन। 3.5 महीने के अंदर ही शिकायतें शुरू। कहीं सड़क धसी, कहीं फ्लाईओवर के लिंटर के पास पानी टपकने लगा, कहीं दरारें। स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति आवर होती है, 100 प्रति घंटा, लेकिन ट्रैवल करने वालों का कहना है कि 50-60 की स्पीड में चलेंगे तो भी झटके लगते हैं। और इस बार सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं आया। एनएचएआई ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को शो कॉज नोटिस दिया, कारण बताओ, और अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर और कॉन्ट्रैक्टर के प्रोजेक्ट मैनेजर को सस्पेंड कर दिया। ये हमने आपको दे दिए 3 एग्जाम्पल, 3 केसेस। मगर अब है सबसे जरूरी बात, ताकि आपको इसमें एक पैटर्न दिखे। ये कहानी अभी की नहीं है। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। 16 जुलाई को, जुलाई का ही महीना है, 5 दिन बाद पहली बारिश में ही सड़क का हिस्सा धंस गया। तब भी सपा चीफ अखिलेश यादव ने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर वही तंज कसा था कि हफ्ते भर में तो ये पोल खुल गई इसकी। 3 साल बाद अलग एक्सप्रेसवे, अलग ठेकेदार, लेकिन वही पैटर्न, वही स्क्रिप्ट। मतलब मेरा ये सुझाव है
और कुछ नहीं तो जून जुलाई के महीने में इनॉग्रेशन नहीं करवाना चाहिए। बारिश से जितना दूर है उतना सही, कम से कम 15-20 दिन वाली हेडलाइन तो मैनेज हो ही जाएगी, और कुछ होना हो। अब जरूरी है कि बनाने वालों का पक्ष भी समझ लिया जाए, फिर एक एक पर पॉइंट पर आएंगे, अलग अलग से बात करेंगे। NHAI ने शुरू में केविन से इनकार किया धंसने से। ऑफिशियल स्टैंड यह है कि अपर वियरिंग कोड स्लिपेज है, माने असली दिक्कत ड्रेनेज की है। सड़क के आसपास पानी निकलने का परमानेंट सिस्टम अभी पूरी तरह चालू नहीं हुआ है, इसीलिए लोकल वाटर लॉगिंग की वजह से सरफेस नीचे बैठ गई। NHAI साफ कहता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसका मेन रीजन नहीं है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा हिस्से पर जो हुआ वो एक अच्छा एग्जांपल है, उसका आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा। NHAI ने एक्सेप्ट किया कि सॉइल सेटलमेंट की वजह से सड़क की सरफेस कुछ जगह लेवल से नीचे चली गई। तो बिल्डर का लॉजिक सुन रहे हैं आप। मॉनसून एक्सट्रीम है भाई, बारिश बहुत हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम अभी पूरा हुआ नहीं है, और जो हो रहा है वो DLP के दायरे में एकदम नॉर्मल है। चलिए, तो 2 रीजंस निकले हैं टोटल, 2 लॉजिक्स आए हैं सामने से, एक ये DLP वाला, दूसरा ड्रेनेज वाला। इंजीनियर्स भी इन लॉजिक से सहमत नहीं है जो दिए जा रहे हैं, उसको आपको खोल के बताते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सड़क के नीचे डाली गई मिट्टी को अगर जल्दबाजी में ठीक से कॉम्पैक्ट नहीं किया गया तो अंदर नमी और एयर पॉकेट्स रह जाते हैं। अगर आप प्रेशर ठीक से नहीं डालोगे तो जगह जगह छूट जाएगा। भारी बारिश में पानी सड़क के बेस तक रिस जाता है, मिट्टी अपनी पकड़ खो देती है और सड़क बैठने लगती है। राय यह भी है कि सड़क की मजबूती उसके बनने के बाद तय नहीं होती, कंस्ट्रक्शन के दौरान ही तय हो जाती है। लॉजिकली ड्रेनेज को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से अलग करना ही गलत फ्रेमिंग है, जैसा ऑफिशियल स्टैंड है। सड़क की सब बेस ड्रेनेज डिजाइन उसी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, बाद में कोई जोड़ी जाने वाली चीज नहीं है। ये कहना कि सड़क अच्छी बनी थी बस ड्रेनेज खराब है, इट इज लाइक सेइंग कि घर अच्छा बना बस प्लम्बिंग लीक कर रही है। अरे प्लम्बिंग भी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, अलग से थोड़ी होगी, कौन करेगा। और भाई मुझे कुछ नहीं आता, एक भी चीज नहीं पता, लेकिन मेरी बाल सुलभ जिज्ञासा है, क्या बारिश हमारे देश में एक रेयर इवेंट है? 10-20 साल में एक बार होती है, बिन बताए हो जाती है। तो जब बारिश हर साल होनी है, क्वांटिटी का अंदाजा भी है कि इतने के लगभग ही होगी, तो क्या उसे डैमेज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता? क्या पहले से ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जा सकती कि बारिश इतनी होगी ऐसे बच जाएंगे? और अब आ जाइए DLP वाले लॉजिक पर। DLP का मतलब है 15 साल में धीरे धीरे होने वाली टूट फूट को कवर करना। ट्रैफिक लोड, वेदर साइकिल्स, नेचुरल वेयर से जो नुकसान सालों में होता है, यह मैकेनिज्म बना है कि लंबे समय में आने वाली खराबी को कैच किया जा सके, पकड़ा जा सके। लेकिन अगर सड़क इनॉग्रेशन के 13th डे पे ही धंस जा रही है, 4 दिन बाद दोबारा धंस जा रही है, और महीना खत्म होते होते 5 बार धंस जा रही है, तो ये 1 डे डिफेक्ट नहीं है, ये Day 1 डिफेक्ट है। आप ऐसे समझो कि नई गाड़ी अगर डिलीवरी के 3 हफ्ते में ही खराब हो जाए तो कोई उसे नॉर्मल वारंटी यूसेज नहीं कहता, उसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहते हैं। तो ऑल इन ऑल जितना मैं पढ़ समझ पाया हूं, यही सामने आ रहा है कि बार बार बारिश जो है वो एक ट्रिगर है, रूट प्रॉब्लम है कॉम्पैक्शन में जल्दबाजी, डेडलाइन का दबाव और ड्रेनेज डिजाइन जो ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से नहीं बना है। और इसे सिर्फ मैटर ऑफ इनकन्वीनियंस की तरह मत देखिए कि रोड टूटी है, असुविधा हो रही है, जा नहीं पा रहे हैं, जाम लग रहा है। ये सीधे आपकी हमारी जान का मामला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में सोना दौसा हिस्से पर सिर्फ 6 महीने में 150 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद NHAI को सेफ्टी ऑडिट करानी पड़ी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 की है। सोचिए अगर आप एक बार को आप अगर गाड़ी चलाते होंगे, अगर उस स्पीड पर अचानक गड्ढा या धसाव आ जाए तो नतीजा एक्सीडेंट छोटा मोटा नहीं होगा, हादसा होता है। और तब ये जो पंखे से सड़क सुखाने वाली तस्वीर थी उतनी फनी या मजेदार नहीं रह जाती। हर बार की तरह हम वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना होगी, तब पूछेंगे, तब जांचेंगे। और सरकारी यूनिवर्सिटीज में टैक्स पेयर का पैसा कहां जा रहा है पूछने वालों की सबसे फेवरेट बात पर भी आ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स BOT या EPC मॉडल पर बनते हैं। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस यही है कि टोल वसूली शुरू हो जाती है चाहे सड़क की हालत जो भी रहे। सवाल यह है कि जब सड़क मरम्मत में हो, लेन बंद हो, ट्रैफिक डाइवर्टेड हो, तब टोल क्यों वसूला जा रहा है? कायदे से DLP का मतलब है कि मरम्मत का खर्च टैक्स पेयर की जेब से नहीं, कॉन्ट्रैक्टर की जेब से जाना चाहिए। पर फिर असली सवाल आता है एग्जीक्यूशन का। क्या ये मरम्मत सच में ठेकेदार के पैसे से हो रही है, या फिर अगले बजट साइकिल में फिर टैक्स पेयर की जेब में अपग्रेडेशन के नाम पर वसूली होगी? ये ट्रैक करने वाला सवाल है जिसके जवाब अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हम वहां तक पहुंचे।
देखिए, एंगल्स तो बहुत सारे हैं, एक सड़क पे बहुत बातें हो सकती है, मगर एक है जो ज्यादातर कवरेज में मिस हो जाता है, भूगोल का, ज्योग्राफी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे दोनों गंगा के मैदानी इलाके, जिसे हम गैंजेटिक प्लेन्स कहते हैं, उससे गुजरते हैं, जहां मिट्टी मोस्टली अलूवियल है, यानी जलोढ़ जिसको कहते हैं, नदी के बहाव से बनी हुई, नरम और पानी सोखने वाली। ये मिट्टी पहाड़ी या चट्टानी जमीन जैसी मजबूत नहीं होती। एनवायरमेंटलिस्ट्स और इंजीनियर्स के मुताबिक ऐसी जमीन पर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए इन डेप्थ ग्राउंड सर्वे, बेहतर कंपैक्शन और लोकल ड्रेनेज डिजाइन चाहिए। पुराने टेम्पलेट से काम नहीं चलेगा। जरूरी सवाल यह है कि क्या डिजाइन स्टेज पर इस भौगोलिक फर्क को सीरियसली लिया गया, या हर एक्सप्रेसवे एक ही खांचे में ढाल दिया गया। अब कर लीजिए जवाबदेही की बात, जो सबसे उलझी हुई है। कैग की रिपोर्ट कहती है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट, उसमें एक जिक्र मिलता है कि महाराष्ट्र के 4 हाईवे प्रोजेक्ट्स में NHAI ने कॉन्ट्रैक्टर्स को करीब 203 करोड़ रुपए का अनफेयर एडवांटेज दिया। यानी ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, एक नेशनल पैटर्न हो सकता है अगर आप ट्रेस करो तो। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के केस में भी एक नोटवर्दी बात है, लेकिन अनवेरिफाइड है। इसे बनाने वाली कंपनी है PNC इंफ्राटेक के, उसके CMD हैं प्रदीप कुमार जैन, बीजेपी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाई, और नवीन जैन के इलेक्टोरल हलफनामे में कंपनी में उनकी हिस्सेदारी दर्ज है। क्लियर कर देता हूं कि एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड्स PNC ने सबसे कम बोली लगाकर कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से होकर ही ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है। कोई सबूत नहीं है कि टेंडर पॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से मिला है, लेकिन सवाल टेंडर जीतने तक का है नहीं ना दोस्त। सवाल यह है कि जब कंपनी और रूलिंग पार्टी के बीच रिश्ता कुछ कहलाता हो, तो क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन कितने इंडिपेंडेंट रह पाते हैं। एक बहुत रीसेंट ग्राउंड रिपोर्ट की कहानी बताऊं आपको, कल परसों में आई है। एक मीडिया टीम सहारनपुर गई, देखा कि सड़क किनारे मिट्टी लगातार बह रही है, गहरे गड्ढे बने हैं। जब उन्होंने लोकल NHAI अफसर को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया, और जब दूसरी टीम ने संपर्क किया तो एक टका सा जवाब मिला, संज्ञान ले लिया जा चुका है, टीम भेजी जाएगी। देखिए, अफसर खुद मानते हैं, चाहे हम लोग को तो चलिए कुछ एक्सेस भी है, लेकिन बिना कैमरा लगाए पूछो तो वो बताते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की नहीं होती। डिजाइन कंसल्टेंट, अथॉरिटी इंजीनियर, साइट इंस्पेक्शन, पेमेंट अप्रूवल, हर स्टेज पर कोई ना कोई साइन ऑफ करता है, किसी की साइनिंग अथॉरिटी है। जब सड़क धंसती है, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसी गलती, सवाल ये है कि गलती को पास किसने किया और गलती का बेटन किसने किसको पकड़ा दिया। अब कंक्लूड करते हैं। 3 एक्सप्रेसवे की कहानी सुनाई, 3 अलग साल, अलग कॉन्ट्रैक्टर्स, अलग रूट पर सेम स्क्रिप्ट। सबको पहली बारिश भर की देर है। NHAI कहता है ये DLP का हिस्सा है, ड्रेनेज की दिक्कत है, नॉर्मल है। इंजीनियर एक्सपर्ट्स कहते हैं रूट प्रॉब्लम जो है वो जल्दबाजी है, कॉम्पैक्शन है। CAG की रिपोर्ट कहती है कि सिस्टम में गड़बड़ी नई नहीं है। और 2022 का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमें बताता है कि ये सब पहले हो चुका है, ठीक इसी तरह। अभी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे बन रहा है। दोनों उसी जल्दीबाजी, उसी डेडलाइन प्रेशर और उसी BOT EPC मॉडल पर, जिसने इन 3 एक्सप्रेसवे को यहां तक पहुंचाया है। अब इस सरकार को, जो अपने इंफ्रा अचीवमेंट्स को पर फूले नहीं समाती, जो मंत्री इसी कैबिनेट में रहते हुए एक्सेप्शन का प्रोजेक्शन करते हैं, उन्हें अगले उद्घाटन नहीं, अगली पहली बारिश की तैयारी करनी चाहिए।